हेलो एवरीवन, दिस साइड सुधर तिवारी। आज हम लोग काफ़ी दिन बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू दोबारा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर डिले ऑफ वीडियो। और रीज़न उसके बहुत सारे थे। फैमिली इश्यूज, मतलब कुछ ख़राब नहीं, पॉजिटिव इश्यूज थे। और साथ में मेरा भी कई परीक्षाएं थी जिसकी वजह से आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कभी आउट ऑफ स्टेट बहुत दौड़ना पड़ रहा था। लेकिन हम लोग लौटे हैं, फिर से अपना ह्यूमन आई का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोगों ने पढ़ा कितना था। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम, मुझे जितना याद है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एक प्रिज्म के थ्रू आपका वाइट लाइट को, बेटा हम इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं, जब एक वाइट लाइट को इसके ऊपर इंसिडेंट किया जाता है तो ये क्या करता है, ये बहुत सारे लाइट्स में, बहुत सारे कलर ऑफ लाइट्स में क्या कर देता है बेटा, बढ़ जाता है। और बढ़ते हुए ये क्या करता है, एक पैटर्न को बनाता है, जिस पैटर्न के अंदर आपको क्लियर बाउंड्रीज नहीं दिखाई देती, लेकिन आप जब उसको ध्यान से देखते हैं तो उसमें आपको 7 प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। वो 7 प्रकार के रंग थे कौन कौन से बेटा? वो 7 प्रकार के रंग थे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक ना। जिसमें वायलेट कलर जो था उसका लोवेस्ट वेवलेंथ था। क्या था बेटा? लोवेस्ट वेवलेंथ। एंड रेड कलर हैविंग द हाईएस्ट वेवलेंथ। अच्छा, हाईएस्ट वेवलेंथ। अब बाबू बात सुनते हैं। हाईएस्ट वेवलेंथ एक रिलेशन होता है, इसको ध्यान सुनिएगा। रिलेशन क्या है, एक आप लोग ये नियम याद रखिएगा। नियम क्या, ये रिलेशन ही है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है बेटा, यानी कि प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट जो है, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको सी से। क्या, किससे बेटा? सी से। ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक म्यू और दूसरा लेमडा। म्यू इज द फ्रीक्वेंसी, क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक ना। एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ, ठीक ना। अब बाबू मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। जिसका वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा उसकी स्पीड क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ध्यान सुनेंगे। जिस लाइट रे की वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगी, उस लाइट रे का, उस कलर ऑफ लाइट रे का स्पीड उतना ही ज़्यादा होगा। और जिसकी फ्रीक्वेंसी, अब देखिएगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में एक रिलेशन होता है कि फ्रीक्वेंसी, अभी मैं इसको जब एक तरफ कर दूंगा तो ये वेवलेंथ बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन लेमडा हो जाएगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि किसी भी लाइट रे की अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। आप लोग पिछले साल यानी कि क्लास 9 के एक चैप्टर जो साउंड चैप्टर है, जिसके अंदर हम लोग वेव्स के बारे में पढ़ रहे थे, आप उस चैप्टर को अगर एक बार रिकग्नाइज करेंगे तो आपको वेवलेंथ और क्या होता है फ्रीक्वेंसी ये याद आ जाएगा, ठीक ना। देखिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको देखिएगा एक बार, हम लोग इसको समझते हैं। कारण है, कई चीज़ें आगे हैं जिसको पढ़ना है और इसको पढ़ते हुए हमें ये क्लियर आउट कर लेना है। जैसे कोई लाइट रे है, जनरली लाइट रे आपकी साइनसॉइडल वेव्स के फॉर्म में ये ऐसा मूव करते हैं, ठीक ना। किसी पर्टिकुलर वेव की एक कंप्लीट जर्नी जो होती है, जैसे होता है ना कि ये शुरुआत किया, एक कंप्लीट जर्नी यहाँ पर जाकर कंप्लीट हुआ। अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ तो ये एक साइकिल की कंप्लीट करने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में वो कितनी दूरी तय करता है, दैट इज नोन एज वेवलेंथ, ठीक ना। एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के बारे में आपने सुना होगा कि नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है ना, इन अ सेकेंड, या रेट ऑफ साइकिल्स ऑफ वेव, ठीक ना, क्या कहते हो उसको, फ्रीक्वेंसी। अब बाबू एक चीज याद रखिएगा, जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसकी एनर्जी भी क्या रहेगी, ज्यादा होगी, ठीक ना। एनर्जी क्या होगी,
ज़्यादा होगी, ये याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेबल हैं, ठीक है। अगर आपका स्पीड ज़्यादा है तो इसका मतलब वेवलेंथ ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है इसका मतलब स्पीड ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसका मतलब स्पीड आपका ज़्यादा है, ठीक ना। एनर्जी ऑफ वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। अब चलिए इसको मेरे ख्याल से आप लोगों ने देख लिया होगा। अब बाबू एक चीज़ समझिएगा, क्या समझिएगा, हम लोगों ने पढ़ा कि एक प्रिज्म के थ्रू आपका ये कंप्लीट हुआ। अब बाबू मैं एक चीज़ और कर रहा हूँ, ये आइंस्टीन मतलब होता ना कि ये जो थ्योरी निकल के आई कि एक आपने प्रिज्म लिया, प्रिज्म को लेकर इसमें से वाइट लाइट को पास कराए, ये मल्टीपल कलर्स में बट गया, ठीक ना। तो एक चीज़ लोगों मतलब जो साइंटिस्ट थे उनके दिमाग में एक बात आई, उन्होंने कहा कि जैसे मैंने एक लाइट रे को यानी कि सिंगल लाइट रे वाइट कलर की जो थी उसको मैंने प्रिज्म के थ्रू पास कराया, तो पास कराने के बाद क्या किया, 7 रंगों में बट गया। अगर मैं जस्ट इमेजिन कि इसी रास्ते में एक और प्रिज्म को ऐसे रख दूं, ठीक ना, एक और प्रिज्म को इसके रास्ते में रख दूं, तो क्या ये और भी रंगों में बटेगा। तो ऑब्जर्व किया गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो रही है, कि ऐसा कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है कि वो 7 रंगों से ज्यादा रंगों में परिवर्तित हो जाए, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन जो था उनका यहाँ पर फेल हो गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसी प्रिज्म के साइड को उल्टा कर दिया। जैसे जैसे यहाँ पर देखिएगा, पहले वाले प्रिज्म को आप गौर से देखेंगे तो ये अपसाइड ये है इसका, ठीक ना, ये प्रिज्म एंगल इसका ऊपर है। दूसरा उन्होंने क्या किया बेटा, एक प्रिज्म का और ले लिया और इसको क्या किया, इसी प्रिज्म के साथ में रखा ताकि इसके सरफेसेस क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, ठीक ना। कुछ इस प्रकार से रखा कि इनके सरफेसेस क्या हो जाएं, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं। और अब उसके बाद क्या किया, ये देखिए, ये कौन सा मीडियम है, बाहर रेयर था, ये कौन सा मीडियम है, ये डेंसर है, ठीक ना। अब ये क्या किया बेटा, ये अब झुक गया, थोड़ा थोड़ा क्या किया, झुक गया। अब झुकने के बाद ये क्या किया कि जब इसको ऑब्जर्व किया गया तो ये क्या किया, एक सिंगल लाइट में वापस लौट गया। यानी कि जब एक प्रिज्म को दूसरे प्रिज्म के साथ उल्टा करके लगाकर उसके एक तरफ से वाइट कलर के लाइट रे को जब पास करा जाता है, तो आपके लाइट रे पहले वाले में तो ये मल्टीपल रेज में बढ़ गया, मल्टीपल कलर ऑफ लाइट्स में बढ़ गया, और जब दूसरे में गया तो वो लाइट रे क्या हुए, कंबाइन होके वाइट लाइट को दे दिया। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे, ये दोनों के दोनों रेज क्या है, एक दूसरे के पैरेलल ही थे, ठीक ना। इसको जल्दी से ड्रॉ कर लेंगे, इसका कोई कॉन्सेप्ट वैसा नहीं है, एक बेसिक तौर पे इसको याद रखेंगे, ठीक ना। चलिए, एक टर्म था रेनबो, ठीक है ना। अब आप लोगों ने रेनबो क्या होता है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमारा जब वाइट लाइट पास करता है आपका किससे, प्रिज्म से, तो 7 रंगों में बढ़ता है। तो आपका जो रेनबो है, ठीक ना, ये एक आपका रेनबो जो है ये एक नेचुरल फेनोमेना है, ठीक ना, नेचुरल फेनोमेना है, जो कि बनता किस कारण से है, सनलाइट, किसकी वजह से, सनलाइट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक ना, वाटर मॉलिक्यूल्स जो आपके नेचर में एग्जिस्ट करते हैं इनकी वजह से ये फॉर्म होता है। जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये टाइनी यानी कि छोटे छोटे आपके प्रिज्म की तरह से बिहेव करते हैं। और ये जो नेचुरल फेनोमेना है ये होता कहाँ है, ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, किसके, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन या सनलाइट के डायरेक्शन में होता है, यानी कि अपोजिट ऑफ सन, लेकिन सनलाइट। अब जैसे ये क्या है बेटा, ये मान लिया आपने सन है, अब इसका जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये 2 डायरेक्शन है आपके पास ऑब्जर्व करने के लिए, एक आप इस डायरेक्शन में दे सकते हैं, दूसरा आप इस डायरेक्शन में। तो याद रखिएगा रेनबो का फॉर्मेशन आपका दूसरे साइड में ही होगा, न कि सूर्य की तरफ। अब ये होता कैसे है देखिएगा, अब इसमें क्या होता है कि लाइट रे आते हैं, ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ये जाता है, ठीक है। अब ये देखिएगा
ये था रेयर मीडियम, ये था डेंसर मीडियम। ये क्या करेगा बेटा, यहाँ पे इसके अंदर रिफ्रैक्शन, पहला प्रोसीजर क्या हो गया बेटा, रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, पहला प्रोसेस जो हुआ है वो कौन सा हुआ है, रिफ्रैक्शन, जब लाइट रे वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर एंटर कर गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि ये एंटर करने के बाद, इसमें एंटर करने के बाद ये क्या करेंगे, डिस्पर्जन होता है। रिफ्रैक्शन के बाद पहले तो ये एंटर किया, रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, डिस्पर्जन हुआ, ये मल्टीपल लेयर्स में बटने लगी। जैसे आपका प्रिज्म के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि लाइट रे एंटर होता है तो ये छोटे छोटे कणों में बढ़ता है, फिर उसके बाद ये बैंड डाउन होने चालू कर देता है। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा डिस्पर्जन हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर कुछ लाइट रे तो ये पास कर जाएंगी, यानी कि रिफ्रैक्शन का फिर से प्रोसेस होगा, वो मीडियम चेंज कर देंगी। कुछ इसके अंदर क्या करेंगी बेटा, बैंड हो जाएंगी। क्या कर देंगी, बैंड हो जाएंगी, या कह सकते हो कि डिस्पर्जन के बाद यहाँ पर फिर एक प्रोसेस होता है जो कि है कौन सा बेटा, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस। ठीक है ना, उसके बाद कौन सा होता है, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है। और रिफ्लेक्शन के प्रोसेस के बाद ये फिर से क्या करती है, फिर ये निकल कर ये बहुत सारे रंगों में बढ़ जाती है। जैसे आपका क्या होता है बेटा, प्रिज्म के अंदर ये 7 रंगों में बढ़ती है, वैसे ही ये 7 रंगों में बढ़ जाती है, जिसमें सबसे ऊपर आपका रेड होता है और सबसे नीचे कौन सा होता है, वायलेट कलर होता है। तो याद रखिएगा, रेनबो क्या है, नेचुरल फिनोमेना है जो कि सनलाइट और वाटर मॉलिक्यूल की मदद से होता है, जो कि होता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन, जिसमें सनलाइट किसी वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जब एंटर करती है तो रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड रिफ्लेक्शन प्रोसेस के बाद ये क्या करते हैं, बहुत सारे कलर में रंग दे देते हैं, और वही क्या कहलाता है, आपका रेनबो कहलाता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं इंद्रधनुष, जो कि 7 रंगों का होता है। चलिए ठीक है, अब देखिएगा बेटा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक प्रोसेस है, अब उसको समझते हैं। अब हमारा चैप्टर क्या था, ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। अब सारी चीज़ें केवल और केवल कॉन्सेप्ट थी जो कि समझनी थी आपको, और समझ कर हमें चैप्टर को कंप्लीट करना था। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है बाबू, इसको समझिएगा। रिफ्रैक्शन क्या होता है, आपका देखिएगा, आपका जो एटमॉस्फियर है, जो आपका अर्थ है, वो क्या होता है बेटा, जनरली आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये मल्टीपल एटमॉस्फेरिक लेयरों से मिलकर बना है। ठीक ना, मल्टीपल एटमॉस्फेरिक लेयरों से मिलकर बना है। सबसे बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, यानी कि सबसे कम घना, यानी कि इसकी डेंसिटी लो होती है। और डेंसिटी क्या होता है, जैसे जैसे आप अंदर जाते रहते हैं तो डेंसिटी क्या होता है बेटा, बढ़ने लगता है। यानी कि लाइट रे जो आती है, सनलाइट जो एंटर करता है, वो क्या करता है बेटा, वो लगातार अंदर की ओर झुकता जाता है। और ये झुकते हुए क्या करता है बेटा, क्यों, क्योंकि ये रेयर डेंसर, फिर इन दोनों के लेयरों के लिए ये डेंसिटी कम, इसकी डेंसिटी ज़्यादा, ये गाढ़ा हो गया, फिर ये भारी हो गया, अब ये डेंसर की तरह बिहेव करेगा, फिर झुकेगा, और ये लगातार हमारे पास पहुंचते पहुंचते क्या होता है, मल्टीपल डेंसर मीडियम, यानी कि सभी लेयर्स एक दूसरे के लिए रेयर और डेंसर की तरह बिहेव करते हैं। और यहाँ पर जब लाइट रे आपकी एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में याद रखिएगा, when light ray enters in Earth's atmosphere, then multiple refraction happens because continuous change of
डेंसिटी, या यहीं पे कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस प्रोसेस को क्या कहते हो आप लोग, इसी को कहते हो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। अब बाबू समझिएगा इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में होता क्या है कि आपका लाइट रे लगातार आपकी जब लेयर्स को चेंज करती रहती है, जब लेयर्स को पार करती रहती है, लगातार वो रेयर टू डेंसर जाती रहती है, तो इस कारण से, इसी कारण से आपका क्या होता है, वो लाइट रे लगातार बेंड होती रहती है। और इसी का एक उदाहरण है, इसी का एक उदाहरण है तारों का टिमटिमाना या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक ना, क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब देखिएगा बाबू समझिएगा, एक ये जो प्रोसीजर हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक ना। समझिएगा, ये केवल और केवल समझने वाली चीजें, मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं, ठीक ना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना, ये एक्चुअल में होता क्या है, जब लाइट रे क्या करती है बेटा, आपका एटमॉस्फेयर से, ये पहली बात तो स्टार को याद रखिएगा, स्टार एक तरह का सूर्य होता है जो बहुत ज्यादा दूर पे एग्जिस्ट करता है, ठीक ना। इस कारण से वो बहुत टाइनी दिखाई देता है, बहुत छोटा सा दिखाई देता है। ये क्या करता है, जब ये लगातार अपने, जैसे बाहर था सबसे बाहर, ये क्या किया, लेयर को पार किया, ठीक ना, फिर ये लेयर को पार किया। पहली बात ये लगातार अपने पर्टिकुलर रिफ्रैक्शन ये लगातार हो रहा है जब ये एटमॉस्फेरिक लेयरों को पार कर रहा है, ठीक ना। तो पहली बात, ट्विंकलिंग ऑफ राई स्टार्स का बेसिक प्रोसीजर क्या है, इसका बेसिक प्रोसीजर है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इसका बेसिक प्रोसीजर है, ठीक ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ये इसमें होता क्या है बाबू, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में जब लाइट रे क्या होती हैं, एंटर करती हैं, तो वो बेंड होती रहती हैं, अपना लगातार मीडियम का चेंज होने के कारण वो झुकती रहती हैं। तो ट्विंकलिंग का क्या मतलब है कि एक बार लाइट रे कहीं और दिखाई देना, दोबारा उसका पोजीशन चेंज हो जाना, ये लगातार पोजीशन का चेंज होता रहना, वो क्या कहलाता है, वही कहलाता है ट्विंकलिंग, वही टिमटिमाना कहलाता है। तो ये होता कैसे है बेटे, तो ये होता इस तरीके से है कि लाइट रे तो ये लगातार जैसे ये पार किया तो इसने अपना पोजीशन जो एक्चुअल पोजीशन से ये क्या करेगा, दूर दिखाई देगा, ठीक ना। पहली बात ये एक्चुअल पोजीशन से दूर दिखाई देगा। दूसरी बात ये है कि आपका जो लेयर्स हैं ये ऐसा नहीं है कि ये स्टेबल है, ठीक ना, ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज ऑफ एयर। अब एयर जो है, जो एटमॉस्फेरिक एयर हैं, वो ऐसा तो है नहीं वो फिक्स हो गए हैं पोजीशन, एक ही पोजीशन लेके रुक गए हैं, नहीं, वो लगातार क्या कर रहे हैं, अपने पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं। और इस कारण से लगातार पोजीशन के चेंज करने के कारण ये जो प्रोसीजर है रिफ्रैक्शन का, ये लगातार क्या कर रहा है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार इन लेयर्स की चेंज हो रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने के कारण तारे जो तारा है, जो स्टार है, इसकी पोजीशन भी क्या हो रही है, लगातार बार बार डिफरेंट दिखाई दे रही है, एक बार कहीं और, दूसरी बार कहीं और ये किस कारण से हो रहा है, चेंजिंग ऑफ एयर। और एयर के चेंज होने से क्या चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज म्यू, ठीक ना। चलिए, और अब सुनिएगा, सुनेंगे इसी का एक और है कि स्टार सिम्स हायर देन दे एक्चुअल अर्थ, ठीक ना। जो तारे हैं वो जितनी ऊंचाई पर हैं उससे ज़्यादा ऊंचाई पे दिखाई देते हैं, और उसका रीज़न भी क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। दिखाई दे रहा ना भाई, जितना था उससे ज़्यादा दूर दिखाई दे रहा है, और ये लगातार क्यों हो रहा है, ताकि कारण है उसका कि लगातार वो क्या कर रहे हैं, अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिएगा, इसी का एक और है उदाहरण, है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ठीक ना, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसका केवल उदाहरण नोट करते चलेंगे।
एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अब देखिएगा, इसका मतलब समझ लीजिएगा, एक सेकंड। समझिएगा, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट क्या होता है। जब आपका ये जैसे अर्थ का सरफेस है, ठीक ना, अर्थ का सरफेस है, अब ये मैं कह रहा हूँ कि मल्टीपल लेयर से मिलकर बना है और लगातार इसके क्या हो रहा है, रेयर डेंसर, फिर यहाँ पे रेयर डेंसर, फिर यहाँ पे रेयर और डेंसर, लगातार जैसे जैसे हम अर्थ के तल के करीब जा रहे हैं वो क्या हो रहा है, गाढ़ा होता जा रहा है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है। जो आपका ये जैसे क्या कहते हैं इसको, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, इसको कहते हैं क्षितिज, क्षितिज, ठीक ना, हिंदी में क्षितिज। जैसे हॉरिजॉन जो है उसी के नीचे जैसे ही सन आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक ना। अब ये सनलाइट जो है ये क्या करेगा, जैसे ये सनलाइट है, ये हॉरिजॉन है, ये कोई बाउंड्री नहीं है, ये केवल एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम समझने के लिए करते हैं कि हमारे देखने वाले तल से जस्ट बिलो की बात कर रहे हैं, ठीक ना। ये क्या करेगा, सनलाइट जो है यहाँ पर जैसे गए, ठीक ना, ये कहाँ पे, ऐसा लेयर पे गए। अब ये क्या करेगा बेटा, ये थोड़ा सा झुक जाएगा, क्या करेगा, झुक जाएगा। अब इसको जाना था ऐसा, ऐसा जाना था, लेकिन ये क्या करेगा, थोड़ा सा ऐसा पार करके हल्का सा ऐसा जाएगा, ठीक ना। फिर से इसको ऐसा जाना था, लेकिन ये क्या करेगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाकर इससे थोड़ा सा और झुक जाएगा, ठीक। अब ये हमारे पास जब पहुंचा तो हमें ये ऑब्जर्व कैसा हो रहा है बेटा, हमें कुछ ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है कि सन कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसका पोजीशन क्या है बेटा, डिफरेंट है। तो याद रखिएगा कि जो सन है वो राइस यानी कि उगने से पहले ही हमको, तकरीबन 2 मिनट पहले ही हमको दिखता है, ठीक ना, हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। और ये सन जो है अपना पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने के बाद जब ये फिर से हॉरिजॉन के नीचे पहुंचता है, हॉरिजॉन के नीचे पहुंच चुका है ऑलरेडी, लेकिन क्या कर रहा है बेटा, ये फिर से वही सेम प्रोसीजर, इसको जाना था ऐसे, लेकिन ये क्या किया, थोड़ा सा ये झुक गया, फिर से इसको जाना था ऐसे, लेकिन फिर से क्या किया, थोड़ा सा झुक गया। और इस तरीके से हमें फिर से ये क्या ऑब्जर्व हुआ, इसका पोजीशन अभी भी उठा हुआ ऑब्जर्व हो रहा है, जबकि ये क्या कर रहा है, सूर्य तल यानी कि जो तल है देखने वाला उससे नीचे हो चुका है। तो याद रखिएगा, जो सनसेट है ये डूबने के 2 मिनट बाद तक आपको दिखाई देता है और उगने से 2 मिनट पहले दिखाई देता है। तो एक्चुअल में ये पूरे दिन में 4 मिनट ज़्यादा आपको सूर्य दिखाई देता है एक्चुअल टाइमिंग से, जितना वो सनराइज और सनसेट यानी कि जितना वो आपके एटमॉस्फेरिक में एक्चुअल में दिखाई देना चाहिए उससे 4 मिनट आपको ज़्यादा दिखाई देता है। और उन 4 मिनट में 2 मिनट वो सनराइज में दिखाई देता है और 2 मिनट वो सनसेट में दिखाई देता है। चलिए, ठीक ना। अब आपका लास्ट टॉपिक है बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक ना, क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखिएगा बेटा, हमको पता है कि हमारा जो लाइट रे है, वाइट लाइट जनरली या सनलाइट जो होता है वो क्या करता है, जब वो मीडियम चेंज करता है यानी कि रिफ्रैक्शन का प्रोसेस करता है तो जनरल वे में वो 7 कलर के रंगों में बढ़ जाता है। अब ये 7 कलर के रंगों में बढ़ता है तो अब स्कैटरिंग, यही जो बटना है, ये फैलना जो है कि जैसे आपको मैंने ये कर दिया, एक बॉल रख दिया, ठीक ना।
अब इसके अबाउट मैंने एक टॉर्च को फ्लैश ऑन कर दिया टॉर्च का, और क्या कर दिया, इसको ऑब्जर्व करना चाहिए। मैंने इसको सीधा रखा है, लेकिन ये क्या करेगा बेटा, ये लाइट रे क्या करेगा, दोनों ही डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। यही क्या कहलाता है, स्कैटरिंग, यानी कि विकिरण, यानी कि प्रकाश किरण का भिन्न भिन्न डायरेक्शन में बट जाना ही क्या कहलाता है, आपका स्कैटरिंग कहलाता है। और ये होता किस कारण से, ये होता है पॉल्यूशन की वजह से कह सकते हैं, ठीक ना, या फिर डस्ट पार्टिकल्स की वजह से, या जनरल आप लोग समझिए कि जो आपके नेचर के अंदर पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं उनके कारण से जो लाइट रे का भिन्न भिन्न डायरेक्शन में बट जाना ही क्या कहलाता है, स्कैटरिंग कहलाता है, यानी कि लाइट का बटना, ठीक ना। अब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के हमें होता क्या है, हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक्चुअल में होता क्या है, हमें इससे बहुत ज़्यादा विशेष मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है बेटा, इसके डेली लाइफ फिनोमिनन से हमें मतलब है, ठीक है ना। अब देखिएगा, एक सेकंड, अब देखिएगा बेटा, ये स्कैटरिंग डिपेंड किसके ऊपर करता है, तो स्कैटरिंग का एक बेसिक हमारे दिमाग में रखिएगा। स्कैटरिंग जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 वेवलेंथ की पावर 4 के, ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक ना। आप जनरल अगर कोई स्कैटरिंग पूछ लिया, आप इतना भी लिख के आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिएगा, स्कैटरिंग के मुझे उदाहरण हम लोग को समझना है। पहला उदाहरण है सनराइज एंड सनसेट के समय आकाश का लाल या सन का रेड दिखाई देना। पहला उदाहरण तो आप इसकी बात करिए, ठीक है ना। अब देखिएगा बाबू, समझिएगा, जो लाइट रे, जैसे अपना आपको एग्जैक्टली बताऊं तो 2 पोजीशन है बेटा। देखिएगा, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि आप ट्रेन वगैरह में देखे होंगे या कहीं पर भी जो स्टॉप वाला सिग्नल है उसको हम लोग रेड कलर का ही क्यों लेते हैं, हम वहाँ से बात कर स्टार्ट चालू करते हैं। मुझे पता है कि रेड कलर का जो लाइट है उसका वेवलेंथ क्या होता है, रेड कलर के लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक ना। वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा दूरी तक डिस्टेंस कवर करता है, और ये सबसे ज़्यादा कम स्कैटर होता है, ठीक ना। याद रखिएगा, रेड कलर जो है, ठीक ना, ये लेस स्कैटर करता है, ठीक ना। एक सेकंड, अच्छा चलिएगा, कॉल आ गई थी। अब मेरी बात को समझिएगा, जो रेड कलर होता है वो क्या होता है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और उसकी वजह से ये क्या होता है, लेस स्कैटर होता है, यानी कि सबसे कम ये विचलित होता है अपने मार्ग से। और जब आपका सनसेट और सनराइज का समय होता है उस समय सन की दूरी एक्चुअल में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक ना। उस समय सन की दूरी सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा होने के कारण जब ये लाइट रे यहाँ पे पहुँचने लगती हैं आपकी, जब एंटर करती है, ये क्या करता है, इसके जो आउटर यानी कि जो सबसे कम विचलित होने वाला रंग है वो है रेड, और वही क्या करता है बेटा, वही आपके कांटेक्ट तक पहुंच पाता है, और बाकी सभी रंग क्या करते हैं, स्काई के अंदर चले जाते हैं, यानी कि बट जाते हैं। और सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ होने के कारण रेड कलर ही हाईएस्ट वेवलेंथ, इस पॉइंट को पकड़िएगा, ड्यू टू हाईएस्ट वेवलेंथ एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड या सन एंड आवर आई,
इस पोजीशन पे, हॉरिजन वाले पोजीशन पे आपका जो सन है वो किस कलर का दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। और इसी कारण से आपका जो सिग्नल्स हैं वो भी आपके क्या किए जाते हैं, रेड कलर के ही बनाए जाते हैं, ठीक ना, रेड कलर के लाइट रे से। दूसरा, आपको एक चीज और समझिएगा, दिन के समय में जो आपका आकाश है वो नीला क्यों दिखाई देता है, कभी कभी वॉयलेट दिखाई देता है, पेंसिल कलर का दिखाई देता है, कभी कभी बैगनी दिखाई देता है, कभी कभी नीला दिखाई देता है, तो वो दिखाई क्यों देता है, अभी इसकी बात की जाए, ठीक ना। और यही सेम रीजन मैं बात करूंगा आपका जो अंदर ये पानी के अंदर की बात करें, स्विमिंग पूल के अंदर की बात, वो भी नीला क्यों दिखाई देता है, अब यहाँ पर भी यही बातें हैं। तो पहली बात, जो सन, जिस समय नून की बात कर रहा हूँ, दिन की बात कर रहा हूँ, कि जिस समय सन आपके सर के ऊपर रहता है उस समय उसकी डिस्टेंस क्या होती है, सबसे कम होती है। और जितना कम, अब देखिएगा ये रिलेट करने वाली बात है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को साइंस से हटकर एक बेसिक कॉमन सेंस की बात करते हैं कि किस समय, जैसे सन की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइट, ठीक है ना, एनर्जी का ही फॉर्म है लाइट एंड हीट, ठीक है ना। आपको पता है कि सन कहीं जाता नहीं, अर्थ कहीं जाता नहीं, ये क्या करते हैं, लगातार रोटेट करते रहते हैं। तो वो कौन सा टाइम होता है, वो कौन सा पोजीशन होता है सन का, जिस समय आप उसको सबसे ज्यादा फील कर पाते हैं। आपको पता है कि दिन के समय, दोपहर के समय वो क्या करता है बेटा, सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होती है। और उसका रीजन क्या है कि गर्म चीज यानी कि सूर्य जो है वो आपके जितना ज्यादा करीब आता है, या आप जो उसके जितना ज्यादा करीब जाते हैं उतना ही ज्यादा आपको उसकी गर्मी महसूस होती है। तो दिन के समय में आपको गर्मी सबसे ज्यादा महसूस होती है, और इसका कारण, उसके कारण से आपका जो ये क्या कहते हैं, उस कारण से आपका ये, एक सेकंड, सबसे ज्यादा करीब होने के कारण, सबसे ज्यादा करीब होने का वो उस समय आपको सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होती है, ठीक है ना। और दूरी कम होने के कारण जो ब्लू कलर की लाइट है वो क्या करते हैं, सबसे कम स्कैटर, मतलब वो कहता है ना कि पूरे एटमॉस्फेयर में वो फैल जाते हैं। रेड लाइट पास कर गया, वो तो पता है ना सबसे कम स्कैटर करता है, लेकिन जो आपका सबसे करीब बादल अब उसके अराउंड है वो लाइट रे पास करेगा, रेड लाइट क्रॉस कर गया, वो पास कर गया, लेकिन जो ब्लू लाइट है वो क्या कर गए बेटा, स्कैटर कर गए, यानी कि विब, यानी कि शुरुआत के वायलेट, इंडिगो, ये सभी क्या करते हैं, स्कैटर कर जाते हैं। और स्कैटर करते हुए जो आपके बादल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल है उसकी वजह से वो मल्टीपल रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के प्रोसेस के दौरान ये क्या करते हैं, ब्लू लाइट ही आपको दिखाई देते हैं, ठीक ना, समझिएगा। तो वहां पर जो बेसिक प्रॉपर्टी उसकी क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है, और जो डिस्टेंस है वो बहुत लिमिटेड होने के कारण, कम होने के कारण ही आपको ऐसा दिखाई देता है। चलिए, अब ये सारी चीजें क्या हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हैं, ये आपकी किताबों में उपस्थित हैं, आप कहेंगे तो इसका मैं बेसिक डिफिनीशंस वगैरह मुहैया कराऊंगा अगर कहेंगे तो। लेकिन देखिए, बहुत दिन से क्लास चल नहीं पाई है, अब चलाएंगे क्लास को रेगुलर बेसिस पे, फिर से प्रयास करेंगे, श्योर नहीं, आपको कसम नहीं देना है, लेकिन कल हम लोग अपना इस चैप्टर का एक्सरसाइज 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, जितना पार्ट होगा मैक्सिमम मैं ट्राई करूंगा कि आपका कल का कल ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाए विद एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल्स एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स बिलोंग्स टू दिस चैप्टर, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। एंड सब्सक्राइबर जा रहे थे लेकिन बढ़ाना है, व्यू को भी बढ़ाना है, पुराने वीडियो को एक बार देखते रहिएगा, मैं फिर से चालू करूँगा बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू वेरी मच।